आयोग बना था और इसी की सिफारिश में 1956 में यूजीसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओके, 1956 में लागू किया गया था इसी के सिफारिश पर, ओके। इसका जो कार्य होता है वो विश्वविद्यालयों को धन प्राप्त कराना होता है और मान्यता प्राप्त करनी होती है, जो एज ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, तो इसी का ही कार्य होता है, ओके। नेक्स्ट इनका कार्य होता है कि लड़कों के विश्वविद्यालय में भी लड़कियों को जो प्रवेश मिलता है वो मिला जाए, क्योंकि पहले जब लड़कों के विश्वविद्यालय था उसमें लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इन आयोग ने पहली बार करा कि लड़कों के विश्वविद्यालय में भी लड़कियों को प्रवेश मिले। नेक्स्ट इन्होंने कहा था महिला शिक्षकों को भी उतना ही वेतन दिया जाए जितना कि पुरुष शिक्षकों को दिया जाता है। जो पहले था ऐसा नहीं था कि पुरुषों को वेतन ज्यादा मिलता था और महिलाओं को कम, लेकिन इनकी सिफारिश क्या थी कि महिलाओं को भी बराबर वेतन मिलना चाहिए। और नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट, ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे का सबसे कमजोर कड़ी है, ये इन्होंने ही बोला था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे माध्यमिक शिक्षा सबसे कमजोर कड़ी है हमारी शिक्षा आयोग की, तो ये किस आयोग ने कहा था? तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था या फिर राधा कृष्णन आयोग ने कहा था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ओके। ये 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आयोग जो कि आजादी के बाद था वो था माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि दिया गया था, नाम ध्यान रखिएगा सबों का, ये दिया गया था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ध्यान रखिएगा उदालियर लिख रखा है, गलत लिख रखा है यहाँ पर, ये मुदालियर कमीशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार लिखा देखने को भी मिल जाएगा आपको, पूरा नाम ना लेकर मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है इसको। जो समय काल है इसका बनने का वो 1952 से लेकर 53 तक है। इन्होंने क्या क्या दिया था देखो, सबसे पहले इन्होंने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बात की थी। इन्होंने जो बहुउद्देशीय स्कूल, जो कि हमारे स्कूल है वो बहुउद्देशीय नहीं है, उनको बहुउद्देशीय बनाया जाए सबसे पहले, ओके, इन्होंने ही बात की गई थी। नेक्स्ट इन्होंने कहा था सामाजिक विज्ञान विषय को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। पहले सेपरेट रूप में पढ़ा दिया जाता था, आपने भी अपने देखा होगा या आप पढ़े हुए इस टाइम पे, तो सामाजिक विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था उस टाइम पर, इसको अलग रूप में इकट्ठे यानी कि कंबाइन करके पढ़ा दिया जाता था। तो इसी सिफारिश के कहने पर इन्होंने कहा था कि सामाजिक विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और सामाजिक विज्ञान को सबसे अलग विषय को यानी कि सामाजिक विज्ञान को सबसे पहले अलग विषय के रूप में किसने प्रस्तुत किया था या किसने पढ़ाना शुरू करा था? तो सबसे पहले इसने अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ओके। और पहला आयोग है ये जिसने बाल केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की थी। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि बाल केंद्रित शिक्षा आयोग की सिफारिश किसने की थी, तो वो मुदालियर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा था मार्क्स की जगह पर ग्रेड सिस्टम लागू करने का इन्होंने बात छेड़ी थी, क्योंकि देखिए ग्रेड सिस्टम और मार्किंग सिस्टम में बहुत अंतर हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूं, बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि मार्क्स की जगह में ग्रेड देने का सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। अब बात कर लेते हैं मार्क्स और ग्रेड के बारे में। देखिए मार्क्स है ना बच्चों के बीच में डिफरेंस प्रिवेट करता है, जैसे कि एक बच्चे के मार्क्स है 97 और दूसरे के 98, तो एक नंबर से भी कई बार देखो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर भेदभाव बहुत आ जाती है और बच्चों में वैसे इकोसेंट्रिज्म बहुत होता है, तो एक दूसरे के ऊपर वो चिड़चिड़ेवादी हो जाते हैं या फिर एक दूसरे को कट्टरवादी भी करने लग जाते हैं। लेकिन ग्रेड से ऐसा नहीं होता। देखिए जिसके 97 है उसको भी A+ मिलेगा, जिसके 98 है उसको भी A+ मिलेगा, तो अंतर देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण बच्चों के बीच में जो वाद विवाद होते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी होती है, वो कम हो जाती है। तो ग्रेड को देखिए, ग्रेड में कोई निश्चित अंक नहीं बतानी जाए, बल्कि अंकों का एक रेंज बताई जाती है, ओके। रेंज वही होता है A+, B+, B, A-, C-, ये सारे एक रैंक यानी कि एक निश्चित अंक तो नहीं है, लेकिन उसकी जो अंकों की रेंज है वो बताई जा रही है, ओके। जैसे कि 70 to 80 के जो होते हैं उनको क्या दिया जाता है? B+ या B, उनके मेजर पर दे दिया जाता है, तो वो सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि चरित्र निर्माण के लिए 3 बातें अलग अलग है। चरित्र निर्माण का भी इन्होंने क्या था, जो सबसे पहली बात कौन सी है उसमें? अनुशासन, दूसरा धर्मनिरपेक्षता और तीसरा नैतिक शिक्षा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नैतिक निर्माण के लिए जो सबसे पहले शिक्षा दी थी वो किसने दी थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। और शिक्षा के उद्देश्य यानी कि जो मुदालियर कमीशन का उद्देश्य था, ये सबसे बड़ा ये था कि जो व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही है उसको बहुउद्देशीय शिक्षा देने के बाद क्या किया जा रहा है कि उसमें
व्यवहारिकता यानी कि अपने जीवन को जीने के लिए और कुशलता यानी कि अपने ढंग से अच्छे से जी सके। क्योंकि कई बार होता है कि जो ये बहुउद्देशीय करने का क्या मतलब है कि अपने जीवन को और अच्छी तरीके से सफल बना सके। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव या कुछ गलत काम ना करे, उसके साथ भी सहानुभूति से व्यवहार करे। तो मेन उद्देश्य यहाँ पर आप बात कर लेते हैं इसका। देखिए, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास अर्थात शिक्षा लेकर ऐसे नागरिक बनने की सभी के साथ समान व्यवहार करें। तो यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि अमेरिका में चल रहा था गोरे लोग और काले लोग का भेदभाव, या इंडिया में भी कई बार इंडिया पाकिस्तान का होता रहता है, या फिर हिंदू मुस्लिम का, या जाति विवाद पे चलता रहता है। लेकिन जो प्रजातांत्रिक नागरिकता होती है, शिक्षा देने के बाद एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करा जाए, सबको एक समान व्यवहार किया जाए। तो इसीलिए शिक्षा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जो इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य इसका था व्यवहारिक यानी कि व्यवसायिक क्षमता का विकास। बहुउद्देश्य कर रहे हैं तो व्यवसायिक शिक्षा तो मिलेगी। बहुउद्देश्य शिक्षा में तो उसका क्षमताओं का विकास करना होता है, छोटे मोटे कार्यों का। और नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। देखिए, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था लास्ट में चरित्र का विकास। चरित्र का विकास आएगा अगर जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व का विकास तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट बना था 1958 से 59। देखिए, समय भी ध्यान रखिएगा, समय भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। तो 1958 से 59 में बना था महिलाओं के लिए। देखिए, महिलाओं की शिक्षा है ना, इतनी सुधार नहीं थी, उनकी सुधारने के लिए ये समिति बनाई दी गई थी। देखिए, महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए नाम याद रखिएगा, यहां से नाम है इसका, दुर्गाबाई देशमुख समिति बनाई गई। तो दुर्गाबाई देशमुख समिति किसके लिए बनाई गई थी? वो महिलाओं की शिक्षाओं के यानी कि आगे लेवल यानी कि सुधार करने के लिए बनाई गई थी। इसकी सिफारिश क्या थी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर महिला शिक्षा परिषद बनाए जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा आयोग। मेन बात है अपने, अब आ जाती है हमारी एजुकेशन कमीशन, यानी कि जिसका समय काल था 1964 यानी कि 64 से लेकर 66 तक। और इसको एक और नाम से जाना जाता है कोठारी कमीशन, जो कि दिया था, जिसका नाम था दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। तो नाम कोई भी आ सकता है, शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। समय काल था इसका 1964 से लेकर 66 तक। और ये आयोग जो था ना, ये किसी एक शिक्षा या किसी एक व्यक्तित्व के लिए नहीं था, ये समस्त शिक्षा यानी कि जो हमारा शिक्षा जो प्रकार थे, वो समस्त शिक्षाओं को सुधारने के लिए बनाया गया था। जैसे कि पहले आपने देखा था माध्यमिक, उससे पहले प्राथमिक, उससे बाद में उच्च। लेकिन ये था जो ये आयोग था, इसने समस्त शिक्षा को सुधारने का अपने पर बल लिया था, यानी कि सुधारने के लिए इसने बनाया गया था इस आयोग को। ओके, और इस रिपोर्ट में देखिए, सब रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था किसी ना किसी रिपोर्ट में एक शीर्षक दिया हो जाता है। तो इसमें जो शीर्षक दिया गया था, इनका हिंदी में था वो शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, और इंग्लिश में बोला गया था एजुकेशन एज नेशनल डेवलपमेंट। आपसे इससे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास या एजुकेशन एज नेशनल डेवलपमेंट किस आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था, या किसके द्वारा शीर्षक ये दिया गया था? तो ये कोठारी कमीशन या शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। ओके, अब बात कर लेते हैं इनकी सिफारिश के बारे में। इन्होंने सिफारिश में क्या कहा था? इन्होंने पहला कहा था कि सामान्य स्कूल खोले जाएं। मतलब जो कि बच्चे होते हैं, देखिए कई आपने देखा होगा हैंडीकैप बच्चे होते हैं, कई नॉर्मल होते हैं, थोड़े बहुत विकलांग होते हैं, तो उनको अलग स्कूल में ना भेजकर क्या बोला जाए, इन्होंने सामान्य स्कूल खोलने की बात की गई थी। ओके, अब बात कर रहे हैं, इन्होंने नेक्स्ट कहा था पड़ोसी विद्यालय खोले जाएं। मतलब देखिए, प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं और अपर प्राइमरी, प्राइमरी तो 1 से 5 तक होते हैं, अपर प्राइमरी 6 to 8 होते हैं, या 6 to 12 जाकर होते हैं। तो कई बार ऐसा होता था पहले कि 1 to 5 की तो शिक्षा मिल जाती थी, लेकिन जो 6 से 8 या 6 से 12 तक की शिक्षा लेनी थी तो बहुत दूर जाना पड़ता था, उसके लिए काफी दूर दूर स्कूल थे। तो इसी की सिफारिश पर बोला गया था कि पड़ोसी स्कूल खोले जाएं। मतलब प्राइमरी जो स्कूल होंगे वो हमारे 1 किलोमीटर के अंदर होंगे, और जो अपर प्राइमरी स्कूल होंगे हमारे वो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर होंगे। यानी कि जो स्कूल होगा हमारा अपर प्राइमरी, उसके 3 किलोमीटर के अंदर अंदर ही हमको आपको अपर प्राइमरी स्कूल भी मिल जाएगा। तो ये सिफारिश किसके कहने पर की गई थी? तो ये कोठारी कमीशन के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। स्कूल कॉम्प्लेक्स में क्या मतलब? देखिए, पड़ोसी स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स थोड़ा ऐसा रिलेटिव है। क्यों? देखिए, स्कूल पड़ोसी स्कूल में बोला गया था कि प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर में और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर में, लेकिन पड़ोसी स्कूल में यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स में बोला गया था जो देखिए बीच में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, यानी कि बीच में होगा अपर प्राइमरी और उसके साथ में होंगे छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल। तो जो भी प्राइमरी पास करेगा इसमें आ जाके अपर प्राइमरी की शिक्षा ले सकता है। तो इसी को बोलते हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको इसलिए यहाँ पर फिगर भी बना रखा है। ओके,
अब बात कर लेते हैं इसको सबसे पहले किसने अपनाया था। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने का जो सबसे पहले अपनाया था इसने, राजस्थान ने इसको सबसे पहले अपनाया था। ओके, और यहाँ पर एक शब्द मैंने जोड़ रखा है, हिंदी में ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वालों को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी वालों को देखिए यहाँ पर श्वेत शासी स्कूल, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द का मतलब होता है स्कूल कॉम्प्लेक्स, नजदीक स्कूल। ओके, कुछ बातें इन्हें देखिए, स्वत बातों का ये देखिए यहीं से ही पता लग जाता है। स्वत शासीय स्कूल मतलब ऐसे स्कूल कॉम्प्लेक्स इनको कुछ बातों का अपने स्वतंत्रता मिली होती है, जैसे कि अपनी पाठ्यक्रम को कैसे करना है, या अपने पाठ्य शिक्षा यानी कि जो 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम होते हैं वो बाहर ना लेकर अपने स्कूल में लेना, या हमारे टीचर्स के वेतन हम उसको कितना वेतन दें कितना ना दें। तो ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें वो स्कूल के ऊपर ही डिपेंड रहती है कि उसने अपने ऊपर ये जांच कर सकें या अपने फैसला ये ले सकें। तो पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को एक बार, क्या लिखा है। स्वच्छ शासनीय स्कूल बनाए जाए मीन्स कुछ बातें में इन्हें स्वतंत्रता दी जाए, जैसे कि अपना पाठ्यक्रम खुद बनाएं, अध्यापक के वेतन को खुद निश्चित करें और बोर्ड में परीक्षा ना होकर स्कूल में ही परीक्षा हो। तो यानी कि देखिए मैं आपको जो बता चुका था कि ये टीचर्स के वेतन, अपना पाठ्यक्रम और बोर्ड का एग्जाम बाहर ना करके अपने स्कूल में ही कराना, ये सारे इनके छोटे मोटे कार्य स्वशासनी में ही आते हैं। ओके, और सबसे इन्होंने नेक्स्ट कहा था कि शिक्षा पर जो राष्ट्रीय आय होगी, ये प्रश्न काफी बार आता है कि 6% खर्च किया जाए। राष्ट्रीय आय का हमारे शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च होना चाहिए, 6%, लेकिन होता कितना खर्च है, 4%। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6 से 8 तक ध्यान रखिएगा, 6 से 8 तक त्रिभाषा सूत्र लागू करना, मतलब 3 भाषाएं सिखानी, जो कि पहली आपकी होती है मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी आप खुद चॉइस कर सकते हो भारतीय भाषा में से कोई सी भी, जो कि राज्य भाषा हमारी कितनी बताई गई है, 22 राज्य भाषा है, उसमें से कोई सी भी आप चुन सकते हो। ओके, और 6 शास्त्रीय भाषा, सारी अलग अलग है, कोई सी भी आप चुन सकते हो, बस भारतीय भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कार्य अनुभव योजना लागू हो, यानी कि देखिए ऐसे कुछ व्यवसायिक कार्य भी सिखाए जाए जो कि दैनिक प्रति जीवन यानी कि वास्तविक जीवन में व्यक्ति जब शिक्षा प्रदान करके जाए तो छोटा मोटा कार्य शुरू करके अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। बच्चों को दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटे मोटे कार्य सिखाए जाएं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि छोटा मोटा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, उसको व्यवसायिक भी शिक्षा दी जानी चाहिए इसके अनुसार। ये नियम क्यों लागू किया गया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्योंकि इसको है ना करने से बच्चों में व्यवसाय मुखी बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, व्यवसाय मुखी मतलब मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पर बोला था छोटे जीवन में दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटे मोटे कार्य करने आए। तो व्यवसाय मुखी में छोटे मोटे व्यवसाय जो हो मत सिखा सकते हैं। पहले जमाने में जब ये भी शिक्षा लागू हुई थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय में जो शिक्षाएं दी जाती थी, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा छोटे मोटे ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोज में कि टोकरी कैसे बनाते हैं या फिर पत्तल कैसे बनाते हैं, तो ऐसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तो व्यवसाय मुखी दी जाती है। ओके, आजकल उसको क्या कर दिया गया, आपको होटल मैनेजमेंट कर दिया गया है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं उन शिक्षाओं को, आज भी ये जारी है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा था इनकी सिफारिश को, देखिए ये मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि व्यवसाय मुखी तो कर दिया था, लेकिन व्यवसाय मुखी के इसी के कहने पर देखिए पहली बार 1961 में, मैं बीच से बता रहा हूं, बाद में आपको डिटेल में बता दूंगा, 1961 में व्यवसाय शिक्षक को ना जो विभिन्न पहलुओं को जांचने के लिए एक अध्यक्ष का चुना गया था, जिस अध्यक्ष का नाम था मैक्लो आदिशेषिया। तो ध्यान रखिएगा इस नाम को, जो कि 1961 में व्यवसाय मुखी को जांचने के लिए रखा गया था। ओके, और इन्हीं की सिफारिश में पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार भारत का शिक्षा आयोग बना था 1968 में। तो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले कब बनाई गई थी, तो ये 1968 में बनाई थी। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, जो नीचे सारे आ रही है, इसी से बाद में इसको मॉडिफाई करते रहे, कितनी बार मॉडिफाई करी थे उसके बारे में बात करेंगे। पहली बार मॉडिफाई करा गया था इसे 1977 में। तो 1977 पहला, ध्यान रखिएगा ये समय काल था। 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण या पूर्वावलोकन हेतु डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, ध्यान रखिएगा इस नाम को, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल पुनरीक्षण समिति बनाई गई। तो 1977 में जो 1968 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, 1977 में उसको पूर्व अवलोकन या पूर्व निरीक्षण करने के लिए उसका एक समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम रखा गया था डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल पुनरीक्षण समिति। ओके,
इस समिति ने काफी समय तक इसकी जांच की, परखा, फिर उन्होंने कुछ कमियां ढूंढी। कमियों को ढूंढकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक जनता के प्रति, कि जनता उसे पढ़े और जनता अपना सजेशन दे। तो ये लिखित सन में बनाया था, ये 1985 में बताया गया था कि एक और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने की तैयारी शुरू हुई। तो 1985 तक इन्होंने सारा अवलोकन करा और नई शिक्षा नीति बननी शुरू हो गई थी। उसके लिए इन सरकार ने जो जनता के नाम पर एक पुस्तिका जारी करी थी, जिस पुस्तिका नाम रखा गया था इन्होंने शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत आयाम। ध्यान रखिएगा ये पूरा नाम, चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव। तो ये दोनों नाम मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिए गए। अगर आपसे पूछा गया जाए कि 1968 में 1968 भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनरीक्षण 1977 में किया गया था, फिर उसके बाद में 1985 में किया गया था, उसमें जनता के प्रति कौन सी बुक लागू की गई थी, उस बुक का क्या नाम था? तो शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम उस बुक का नाम था। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। जनता के नाम पर जब ये बुक की गई, उसके पास से जो सजेशन मिला, उस सजेशन के करने पर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और 1986 में, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार, पहली बार 1968 में और दूसरी बार 1986 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और लागू की गई। लेकिन ये लागू करने के लिए देखिए इसका अध्याय थे वो 12 अध्याय में था। पहले वाला कुछ इतना पता नहीं था, लेकिन जो दूसरा इसका अध्याय बनाए गए थे वो 12 अध्याय बनाए गए थे, जिसको लागू करने में थोड़ी कठिनाइयां आ रही थी। तो इसको लागू करने से पहले एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि पीओए लागू किया गया, जिसके 24 अध्याय थे, जिसका मेन कार्य था जो भी अब से आयोग लागू या समिति लागू की जाएगी वो उसमें किसी चीज की रुकावट ना आए, उसके लिए पीओए यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन का समिति का निर्माण किया गया। यही बिना किसी रुकावट के एक सारी समितियों को लागू कर सकती थी। ओके, तो एक बार पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और लागू की गई। इस शिक्षा नीति में 12 अध्याय यानी कि भाग है। इसे लागू करने के लिए अलग से क्रियान्वयन कार्यक्रम बनाया गया, जिसे पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। मैं आपको बता चुका हूं इसका नाम। इसलिए लागू की गई क्योंकि सभी नीति सही से लागू हो सके। और इसके जो मैंने आपको बताया था कार्यक्रम कितने 24 भाग है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए कोई भी अगर आप आगे जाके कमीशन आता है या कोई समिति आती है तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन ही उसको सही तरीके से लागू कर सकती है और कोई इसमें रुकावट ना आए। ओके, इसलिए इसको बनाया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीओए की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसका नाम है। अब बात कर लेते हैं इसका जो सिफारिश बनाया तो गया था, लेकिन इसकी सिफारिश क्या थी। सबसे पहले जो इसका हमारा शिक्षा सिस्टम जो बनाया गया था वो 10+2+3 का सिस्टम चालू रहे इस सिफारिश के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1986 के द्वारा हमारा शिक्षा अनुशासन कौन सी थी, तो 10+2+3 की सिस्टम चालू करे था इन्होंने, ध्यान रखिएगा। ओके, और लेवल 2 में कौन सी शिक्षा में दी जा रही थी, वोकेशनल यानी कि व्यवसायिक शिक्षा, छोटे मोटे कार्यों को सीखने के लिए। फिर धीरे धीरे के नए नए, जैसे कि आप नए नाम से जानते हो आज, होटल मैनेजमेंट भी जिसको बोला जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा चलाया जाए, इन्होंने कहा था कि अब जो भी शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित शिक्षा पर लागू होगी, टीचर सेंटर्ड लागू नहीं होगी। सतत एवं व्यापक आकलन पद्धति लागू की जाए। सतत एवं व्यापक आकलन में आपको बता चुका हूँ, पहला ही चैप्टर मैंने आपको जब कराया था। जब सतत एवं व्यापक में कौन कौन से होते हैं, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों होते हैं। शैक्षिक पक्ष में फॉर्मेटिव और सबमेटिव यानी कि आपको जो बताया था मैं आपको वो दोनों होते हैं, और दूसरा क्या था, पहला सबमेटिव और फॉर्मेटिव था, और दूसरा जो कि अब सारे टेस्ट थे, जैसे कि आपका हो गया फॉर्म क्युमुलेटिव टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, एनेक्डोटल, रेटिंग स्केल, फिर पोर्टफोलियो, ऐसे करके बहुत सारे टेस्ट है। तो सारे टेस्ट इसी के अंदर आ जाते हैं, सतत एवं व्यापक पद्धति लागू हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं समावेशी शिक्षा लागू हो। देखिए समावेशी शिक्षा वही होती है जो कि आपको विकलांग या कैसे भी शारीरिक अपंग व्यक्ति नॉर्मल सभी के साथ शिक्षा प्रदान कर सके, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। और मैंने आपको विस्तार में बताया भी था, इनका भी डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दे रखा है मैंने, वहां जाकर आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो इनका। ओके, और अब आते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में जो कि यहाँ पर लागू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है पहले वो समझ लीजिएगा। देखिए कई स्कूल्स ऐसे थे जिनपे आधारभूत कार्य जैसे कि कुर्सी, टेबल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बहुत छोटी मोटी चीजें भी उपलब्ध नहीं थी, उनको उपलब्ध कराने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया, तो ये 1986 में चलाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा।
बात कर लेते हैं ये पूछा कैसे जाता है। आपको सेम यही लैंग्वेज मिलेगी ऑप्शन के अंदर कि प्राइमरी स्कूल के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, सेम यही पॉइंट मिलेगा, सेम ध्यान रखिएगा इस बात का। मेन देखिए आधारभूत सुविधाएं मतलब क्या होता है, टीचर्स रूम, टीचर लर्निंग मटेरियल। टीचर्स उन्हें कितने होने चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए और कम से कम 2 रूम होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, और जो शिक्षा नीति थी ये 87 से लेके 95 तक ये जो कार्यक्रम था ये प्राइमरी स्कूल तक चलता रहा, यूं ही बस प्राइमरी तक ही सीमित था, लेकिन 95 में ये अपर प्राइमरी में भी शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अपर प्राइमरी में कब लागू किया गया था तो 1995 में लागू किया गया था। ओके, और ये सारे कार्यक्रम जो धीरे धीरे चल रहे थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और भी सारे कार्यक्रम थे, ये सारे 1 अप्रैल 2002 को ये सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA में मिला दिए गए, क्योंकि अलग अलग सारे समिति थी, अलग अलग कार्य कर रही थी, उनको एकजुट करके एक कार्य करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। वो मिलाया था इन्होंने 1 अप्रैल 2002 को। और नवोदय विद्यालय खोले गए। नवोदय विद्यालय देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं, किस लिए, ग्रामीण, ध्यान रखिए ग्रामीण बच्चों के लिए खोले जाते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली हो, बुद्धिमान हो, उनके लिए। ओके, इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा। इन विद्यालयों को शिक्षा की गति, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, शिक्षा की गति किसको कहा जाता है, वो नवोदय विद्यालय को कहा जाता है। निर्धारक कहते हैं मुख्यतः ये गांव के गरीब लेकिन मेधावी बच्चों के लिए होता है, जो कि गांव के कितने परसेंटेज बच्चे होते हैं इसमें, गांव के 75% और शहर के 25%। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण है तो ग्रामीण के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः ये गांव के बच्चों के लिए होता है और 25% शहरी बच्चों के लिए होता है। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में एक स्कूल है। टोटल स्कूल अब तक के जो कि है 598, ध्यान रखिएगा, टोटल स्कूल नवोदय विद्यालय अब तक के 598 और 62 नए स्कूल और खोलने का प्रस्ताव जारी कर रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो नवोदय स्कूल खोले जाते हैं वो 6 to 12 के लिए ओपन किए जाते हैं, और इनका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा लिया जाता है। एनसीईआरटी के द्वारा 2 टेस्ट लिए जाते हैं, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, कुछ संस्थाएं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी कैब हो गया, ये आपका नुपरे हो गया, नीपा हो गया, ये सारे पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा एनसीईआरटी 2 टेस्ट और कौन कौन से लेती है। ओके, अभी ध्यान रखिए कि नवोदय स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट एनसीईआरटी के द्वारा लिया जाता है। और आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किस प्रधानमंत्री के समय काल पर सबसे ज्यादा नवोदय विद्यालय खोले गए, तो आपका इसका उत्तर क्या दोगे? अगर आपको पता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर जरूर बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट समिति बनाई थी प्रोफेसर रामामूर्ति पुनरीक्षण समिति, ये बनाई गई थी 1990 में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनरीक्षण किया इसी समिति ने, और इसका टाइटल क्या रखा गया था, टुवर्ड एन एनरिचमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक प्रबंध एवं मानवीय समाज की ओर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टुवर्ड एन एनरिचमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी का टाइटल किसने दिया गया था, किस शिक्षा आयोग या कमिटी पुनरीक्षण आयोग ने दिया गया था, तो ये प्रोफेसर रामामूर्ति पुनरीक्षण समिति में दिया गया था, और ये दिया गया था 1990 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में आया 1992 में डॉक्टर जनार्दन रेड्डी पुनरीक्षण समिति, जिसने 1986 जो कि हमारा दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उस नीति पर फिर से पुनरीक्षण किया गया। ध्यान रखिएगा, पहला बना 68 में, 85 में उसका दोबारा पुनरीक्षण, देखिए 77 में चालू हो गया था, 85 में तैयार बना तो नहीं था लेकिन बुक जारी करी गई थी, 86 में बन के तैयार था, लागू कर दिया गया था, 90 में पुनरीक्षण किया गया, दोबारा फिर 92 में पुनरीक्षण किया गया। तो इस बार किसके द्वारा किया गया, वो डॉक्टर जनार्दन रेड्डी के द्वारा किया गया। और 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा पुनरीक्षण 1986 को संशोधित कर दिया गया, यानी कि उसी साल उन्होंने, यानी कि 92 में जो पुनरीक्षण किया, जो कमियां निकली, उसी साल उन्होंने पुनरीक्षण करके उसको संशोधित भी यानी कि ठीक भी कर दिया गया था। फिर आए 1993, यानी कि इसका समय काल था 1992 से लेकर 93, नाम है प्रोफेसर यशपाल समिति रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। टाइटल था इनका लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिना बोझ के शिक्षा किसने दी थी, तो यशपाल समिति ने दी थी। इनकी सिफारिश क्या थी कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, उनका बस्ता काफी भारी होता है। आपने भी देखा होगा प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, तो बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो बैग उनका लद के भारी होता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो बस्ते होते हैं वो स्कूल का एक तरीके से मटेरियल है, स्कूल के ही वो संपत्ति है, तो जो बैग है वो घर ना लाने दे बच्चों को, वो स्कूल में ही रखा जाए।
तो ये इनका सिफारिश था, इसीलिए इन्होंने कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन, क्योंकि जो बैग होता है इतना भारी हो जाता है। तो इनका जो सिफारिश थी कि बस्ते स्कूल की संपत्ति समझे जाए, प्राइमरी स्कूल अथवा बस्ते जो है स्कूल में ही रहे, यानी कि वो घर ना लाए, स्कूल में ही उनको रखा जाए, बार बार उनको लाने ना ले जाने का बोझ ना ढोना पड़े, इसलिए इनका नाम रखा गया लर्निंग विदाउट बर्डन। जो कि इन्होंने बैग का जो वेट था वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करा था, देखिए एक जगह मैंने क्लास लिख रखा है और दूसरी जगह वेट लिख रखे हैं बैग के। जो कि पहले यानी कि फर्स्ट टू थर्ड बच्चों के लिए था वो 2 kg का था, और 4 से 5th बच्चों के लिए था वो था 3 kg का, 6 से 8th बच्चों के लिए था वो था 4 kg का, और 9 से 12th बच्चों तक का था वो था 6 kg। अब ये देखा जाए तो इस हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़े बच्चे ढो सकते हैं, छोटे बच्चों में थोड़ा कम स्ट्रेंथ पावर होती है। ओके, तो इसी का ही मेन मोटिव यही था कि बच्चों का बैग जो है वो बर्डन ना लगे, उनको आराम से जाएं, अपनी शिक्षा प्रदान करें और घर पर वापस आए। ओके, तो दोस्तों ये हो गए पूरे आजादी के बाद की शिक्षा समिति। तो मैं आपको सारी एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन